सो हे गाइस, ये कहानी होने वाली है हमारे मेन हीरो शाओ युन की, जो कि बहुत ही जल्द अब बनने वाला है सन ऑफ गॉड, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे जीव शाओ कॉन्टिनेंट के ऊपर बन जाएगा टॉप लेवल का कल्टीवेटर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हुए, जहाँ पर गॉड आयरन को माना जाता है सबसे रिस्पेक्टेड गॉड। जब से क्योस एम्परर यहाँ से गए हैं हेवन में, तब से वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं इस क्योस होली लैंड को पूरे 9 हेवंस में नंबर 1 बनाने के लिए, ताकि एक ऐसी ताकत का उदय हो जो कि पूरी दुनिया को ही हिला के रख दे। इसके तुरंत ही बाद अब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है शाओ युन, जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर होने के बाद भी फाइट कर रहा होता है गॉड लेवल के बंदे के साथ में, जिसका नाम होता है जी यूलोंग। जी यूलोंग शाओ युन से ये कहने लगता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट काफी हाई लेवल का है और तुम बहुत ही ज्यादा काबिल भी हो, लेकिन तुम्हारी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तो शाओ युन कहता है कि जरा एक बार मेरी लाइटनिंग बॉडी को भी देख लो, लेकिन शाओ युन ने जैसे यहाँ पर जी यूलोंग के ऊपर अपना अटैक किया था, तो फिर वो भी यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस को, क्योंकि जी यूलोंग के पास में भी होती है उसकी लाइटनिंग बॉडी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में शाओ युन के चारों तरफ ही घूमे जा रहा था। लेकिन शाओ युन उसकी स्पीड को ट्रैक करता है और उससे केवल अपने एक ही पंच के साथ में इंजर्ड करते हुए काफी पीछे तक धकेल के रख दिया था, जो चीज जी यूलोंग के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। शाओ युन कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर जो अपना गुस्सा दिखा रहे थे उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही था। जी यूलोंग कहने लगता है कि एक ह्यूमन होने के बाद भी तुम मेरे सामने आकर इतनी ऊंची बात कैसे कर सकते हो। शाओ युन कहता है कि शायद अभी तक तुम मुझे ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए हो। जिसके तुरंत ही बाद शाओ युन ने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया होता है अपने डिवाइन स्टॉर्म को, जिससे कि शाओ युन का सिस्टम उसको तुरंत ही एक्टिवेट भी कर देता है। और इसके तुरंत ही बाद अब इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। जी यूलोंग कहने लगता है कि मेरे पास में है मेरी डिवाइन बॉडी, इसी वजह से तुम चाहकर भी मुझसे फाइट में जीत नहीं पाओगे। शाओ युन की जो गॉड स्टॉर्म की एबिलिटी होती है, इसकी वजह से उसकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और फाइनली जीत ही जाता है शाओ युन, जैसे कि उसका सिस्टम उसको ये बताता है कि फाइनली तुम कंप्लीट कर चुके हो अपने फर्स्ट टास्क को, जिसको कंप्लीट करने के बाद अब वो आ चुका होता है केओस एम्पायर के अंदर। साथ ही साथ ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने की वजह से उसका पावर लेवल भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया था। शाओ युन भी कहने लगता है कि फाइनली मैं एंटर कर ही चुका हूँ केओस एम्पायर के अंदर, जहाँ पर अब तभी वो अपने सामने आता हुआ देख पाता है कुछ मास्टर्स को, जिनमें जो सबसे मेन एल्डर होते हैं वो ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर अब तुम सभी लोगों के लिए मैं पेश करने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम को, जो कि वैसे तुम लोगों के हिसाब से ज्यादा कठिन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इन लोगों को अपनी पावर्स की हेल्प से एक बैल को रिंग करना होगा, जो कि कोई मामूली बैल नहीं होती, बल्कि देखने में ही लग रही थी एक हेवन लेवल की बैल, जो कि सीधी ही जाके एक ग्रैंड लेवल की एंट्री मारती है उस अकेडमी के अंदर। जिससे निकलने वाली ही फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी, जिसको देखकर तुरंत एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है और वो ये कहने लगता है कि मैं इसको रिंग कर पाऊंगा। इसको हिट करने के लिए वो यूज करने वाला होता है अपनी पूरी ताकत को, जो नजारा देखकर एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि शायद हमें वो मिल चुका है जिसकी हम लोगों को तलाश थी। लेकिन पूरी ताकत के साथ में हमला करने के बाद भी उस बैल के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। वो बार बार और लगातार अपने कई सारे हमले करता है उस बैल के ऊपर। अपने काम में कामयाब ना होने की वजह से वो कहने लगता है कि मास्टर ज़ैंग, मुझे तो लगता है कि आपकी ये बैल ही खराब है, जिसकी वजह से एल्डर ज़ैंग तुरंत ही उसको उठा के यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर एक के बाद एक डिसाइपल्स आते जाते हैं और वो ट्राई करते जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए एल्डर्स सभी के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ से नीचे भेजते जा रहे थे। जिसके बाद अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है शाओ युन की, जो कि यहाँ पर जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो सभी लोग एकदम से ही चौंक जाते हैं, क्योंकि शाओ युन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके उस बैल को रिंग करने से पहले ही एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि शायद ये भी बाकियों के जैसे ही होगा। दूसरे एल्डर भी ये कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग सैकड़ों डिसाइपल्स को देख चुके हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर शाओ युन ने अपनी पावर्स की हेल्प से उस बैल के ऊपर हिट किया था, तो उससे निकलने वाली शॉक वेव्स पूरे के पूरे एम्पायर को तक हिला के रख देती हैं। जो नजारा देखकर इन एल्डर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि हजारों डिसाइपल्स को देखने के बाद अब ये पहला डिसाइपल उनको ऐसा मिला था जो कि इतनी ज्यादा ग्रैंड लेवल की पावर्स को रखता हो। शाओ युन खुद की पावर्स को देखकर शॉक रह जाता है कि क्या सच में उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है। लेकिन तभी वो अपने सामने देख पाता है दो स्पिरिचुअल गॉड्स को, जिनमें से एक का नाम होता है लेजू और दूसरे का नाम होता है एंसेस्टर बूटियन, जिनको देख के शाओ युन ये सोचे लगता है कि कहीं उसने गलती से इन दोनों ही गॉड्स को गुस्सा तो नहीं दिला दिया। जिस मोमेंट पर तभी वो एल्डर सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम्हारा स्वागत है हमारी एकेडमी में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुम्हारा जैसा टैलेंटेड बंदा हमारे साथ में ज्वाइन होने के लिए आया है। तो शाओ युन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी तारीफ जान सकता हूँ, जिससे कि वो ये बताने लगते हैं कि मुझे असल में कहा जाता
है होली लॉर्ड। जो नाम सुनते ही शाओ युन उनके सामने अपना सर झुकाने लगा था, लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑफिशियली बन चुके हो सन ऑफ गॉड, पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर के। जो बात सुनकर शाओ युन खुद भी शॉक हो चुका था कि आखिर ये कब हुआ। होली लॉर्ड ये बताते हैं कि अब तुम्हें भी मेरे जितना ही सम्मान दिया जाएगा। जिसके बाद अब होली लॉर्ड उन सभी के सभी डिसाइबल्स को यहाँ से भगा देते हैं जो कि उनके किसी भी काम के नहीं थे। इसके बाद अब वो कहने लगते हैं कि सुनो मेरी बात को सन ऑफ गॉड, यहाँ पर बहुत से ऐसे एंसेस्टर्स होंगे अब जो कि तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे अपना डिसाइबल बनाने के लिए। जहाँ पर तभी ले युन जो कि होते हैं थंडर एंसेस्टर, वो ये कहने लगते हैं कि मेरे अंदर ताकत है प्रलय को लाने की। लेकिन तभी दूसरे एंसेस्टर बूटियन ये कहने लगते हैं कि जरा मेरे एंसेस्टर बॉडी को तो देखो, मेरे पास में है इमोर्टैलिटी जो कि तुम्हें भी मिल सकती है। इसके साथ साथ इस जगह पे और भी काफी सारे एंसेस्टर्स आ गए थे, जिनमें से शाओ युन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसको चूज कर ले। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है जो कि ये कहने लगे थे जितने भी एंसेस्टर्स यहाँ पर आए हैं वो सभी के सभी अपने कदमों को पीछे हटा लो, जो कि कोई और नहीं बल्कि होते हैं एक्चुअली में एम्परर टियान। जिसको देखकर एंसेस्टर बूटियन उसे ये कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एम्परर टियान उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे इरादों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम किस तरीके से अपने आप को एक सेलेस्टियल गॉड में बदलना चाहते हो। जहाँ पर अब वो लेकर आ चुके होते हैं अपनी भी सुपर नेचुरल बॉडी को। जो चीज देखकर लेजू हंसते हुए ये कहने लगा था, एम्परर तुम हमारे सामने ऐसा कर रहे हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता, और तुम बात कर रहे हो कल्टीवेशन को परफेक्शन की लेवल तक ले जाने की। जो सारी की सारी बातें शाओ युन के ऊपर से जा रही थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि देखो इस बच्चे की किस्मत जुड़ी हुई है मेरे साथ में, इसलिए होली लॉर्ड तुम इसको मेरे हवाले कर दो। तो होली लॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि एम्परर टियान तुम अपने कदमों को पीछे हटा लो। जिसकी वजह से एम्परर टियान तो जाने लगते हैं, लेकिन फिर तभी शाओ युन सभी के सामने ये कहने लगता है कि अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं कल्टीवेट करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट केओस सूत्र को। जो बात सुनते ही एंसेस्टर लेजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। होली लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी डिसीजन ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। एंसेस्टर बूटियन ये कहने लगता है कि तुमने अपने लिए जिस चीज को डिसाइड किया है उसकी वजह से समय के पूरे 900 ईयर्स बर्बाद हो जाएंगे। जिसकी बात पर हंसते हुए एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि वैसे तो मैं कल्टीवेशन में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना कमजोर भी नहीं हूँ। इसके बात को सुनते हुए वो दोनों ही स्पिरिचुअल एल्डर्स हंसते हुए ये कहने लगे थे, देखो सारी चीजों को छोड़ के सेंट तो कोई भी बन सकता है। जिनकी बातों को सुनते हुए तभी शाओ युन ये कहने लगा था कि मैं तुम लोगों को वो करके दिखाऊंगा जो कि कोई आज तक करके नहीं दिखा पाया। जहाँ पर तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिससे कि उसको ये पता लगता है सन ऑफ गॉड को अभी हाल ही में ये मिशन मिला है कि अगर वो अपने सन ऑफ गॉड के पहचान को छोड़ने के लिए तैयार है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे 10 अपॉर्चुनिटीज। एंसेस्टर बूटियन तभी कहने लगता है कि सन ऑफ गॉड अगर तुम वाकई में नहीं बनना चाहते हो एक होली गॉड तो तुम्हें पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर में हंसी का पात्र माना जाएगा। जिस बात पर शाओ युन ये कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है मैं अपने सन ऑफ गॉड की आइडेंटिटी को ही गिव अप करने के लिए भी तैयार हूँ। जो बात सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम से ही शॉक हो गए थे। होली लॉर्ड भी उसे ये कहते हैं कि तुम्हें भावनाओं में बह के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शाओ युन कहता है कि देखो मैं बनना चाहता हूँ एक केओस एम्परर, इसी रास्ते पर चलते हुए मैं दोबारा से बन जाऊंगा सन ऑफ गॉड। ये हेवनली गॉड्स यहाँ से जाते हुए ये कह रहे थे कि अभी तो तुमने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसका पछतावा भी होगा, बहुत ही जल्द तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब शाओ युन तुरंत ही पहुंच जाता है एम्परर टियान के पास में और ये कहने लगता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। एम्परर कहते हैं कि ठीक है आज से 100 सालों तक हम दोनों साथ में ही रहेंगे। जो बात सुनकर शाओ युन काफी खुश होता है और वो ये कहने लगता है क्या मैं आपके साथ में केवल 100 सालों के लिए ही रहने वाला हूँ। तो वह मास्टर ये बताते हैं कि देखो हर एक मास्टर के पास में होते हैं जीने के लिए 1000 साल, जिसमें से 901 सालों को मैं ऑलरेडी जी चुका हूँ। शाओ युन ने सोचने लगता है कि कहीं सच में उसको आने वाले समय में पछताना ना पड़े। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ युन को जो कि केओस के सूत्र को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको खुद एम्परर टियान को पार करने में पूरे 7 दिन लग गए थे। लेकिन शाओ युन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तुरंत ही यहाँ पर क्रॉस कर जाता है अपने फर्स्ट लेवल को, यहाँ तक कि वो सेकंड लेवल के लोटस को भी क्रिएट कर चुका था। जिसके साथ साथ उसके 3, 4, 5, 6, 7 सभी के सभी फ्लोर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने उसी कल्टीवेशन को ही आगे बढ़ाते हुए एनर्जी ट्रेनिंग में एंटर कर जाता है। जिसके बारे में एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने में पूरे 20 साल लग गए थे, लेकिन शाओ युन की जो एबिलिटी होती है पावर्स को बढ़ाने के मामले में वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। नजारा होली लॉर्ड भी देख रहे थे और वो ये कहने लगते हैं कि ये लड़का तो इतने जल्दी अब क्रॉस करने वाला है अपनी एनर्जी ट्रेनिंग को। ऐसे लड़के को पाने के लिए इस दुनिया का कोई भी मास्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ब खुद ही बहुत ही तेजी के साथ में अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा होने की वजह से ये दुनिया भी खतरे में आ सकती है। तभी हम देख पाते हैं एम्परर टियान को जो कि ये कहने लगते हैं कि मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत भी
नहीं पड़ी। उसने तो अपने आप से ही अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से अब उन्हें ज्यादा चिंता तो करनी ही नहीं पड़ेगी। उनके बगल में जो मास्टर खड़े हुए होते हैं वो ये कहने लगे थे, ये जो हमारे पास में मैजिक मेडिसिन का फर्नेस है, अब तो ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहा। जिस मोमेंट पर अब हम लोग देख पाते हैं एक फीमेल कैरेक्टर को, जिसका हमें असल में नाम बताया जाता है लिन शाओया, जो किसी फर्नेस के अंदर ही बैठी हुई थी। मास्टर ये कहने लगते हैं कि देखो अभी तुम्हारा ब्रदर काफी तेजी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ तक किसने कल्टीवेशन करने के लिए अभी तक किसी भी मेडिसिन का भी यूज नहीं किया। इस मोमेंट पर तभी हम लोग यहाँ पर शाओयिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावर्स को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि पूरी आसमान में एक अलग ही लेवल को दर्शा रहे थे, जिसको देखकर एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि लड़का तो पहुंच चुका है एक्सट्रीम बॉडी रिफाइनिंग रियल में, और 9th लेवल को क्रॉस करना वो भी एक ही बार में, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। शाओया भी कहने लगती है कि वाकई में सीनियर ब्रदर ने तो कमाल ही कर दिया। तभी एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि बच्चे 9th लेवल में पहुंच पाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चे तुम्हें अचानक से ही अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। इस बात पर वो सेकंड मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ, ऐसा करने की वजह से तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हो जाएगी। तभी फिर मास्टर शाओयिन के पास में जाते हैं और उससे ये कहने लगते हैं, देखो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तो काफी ज्यादा बढ़ा चुके हो, अब उसी तरीके से तुम्हें अपने फिजिकल पोटेंशियल पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाओगे। तुम्हारी ताकत इस पूरे के पूरे केओस एम्पायर को भी पार कर जाएगी। शाओयिन ये पूछने लगता है कि मास्टर, क्या कोई इंसान अपनी पावर्स को केओस एम्पायर के बाहर तक भी ले जा सकता है? एम्परर टियान उसको बताते हैं कि मेरे मास्टर अपनी कॉम्बैट पावर को ले जा चुके थे 1 मिलियन तक, और साथ ही साथ वो पार कर चुके थे 9 फॉरबिडन रियल्म्स को। जो बात सुनते ही शाओयिन भी कहने लगता है कि मास्टर, मैं भी किसी भी हाल में 9 फॉरबिडन रियल्म्स को पार करके रहूंगा। एम्परर टियान कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले बढ़ानी होगी अपनी कॉम्बैट परफॉर्मेंस को। जो चीजें मास्टर टियान तो नहीं सिखा सकते, उसके लिए उन्हें किसी और की हेल्प लेनी होगी। जो बात सुनकर शाओयिन भी शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में उसके मास्टर के पास में कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। वो बताते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा स्टार टावर के अंदर। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक स्टार टावर को, जो कि असल में किसी की भी कॉम्बैट पावर को चेक कर सकता है। एक लड़का अपनी कॉम्बैट पावर को चेक करता है, जिसकी होती है 50,000। जिस मोमेंट पर वहाँ पर लिन शाओया पहुंच जाती है और वो भी चेक करती है अपनी कॉम्बैट पावर को, क्योंकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब थी। वो यहाँ पर मौजूद डिसाइपल से ये कहने लगती है कि तुम लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका हमें नाम बताया जाता है चू जिंगजियाओ। और इस बंदे ने जब यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर को चेक किया था, तो ये तो वाकई में एक काफी बड़े लेवल को अचीव कर लेता है। वो यहाँ पर मौजूद लोगों को ये दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा काबिल है। इस बात पर तभी लिन शाओया ये कहने लगी थी कि मेरे सीनियर ब्रदर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता होता है कि इसका सीनियर ब्रदर है शाओयिन, जो कि सन ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी पता होता है कि शाओयिन ने सन ऑफ गॉड की पदवी को छोड़ दिया, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अब वो कभी भी गॉड के थ्रोन पर नहीं बैठ पाएगा। जो बात सुनते ही लिन शाओया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसी बात करने की। तो फिर तभी प्रिंस चू सामने आता है और ये कहने लगता है, अच्छा अगर तुम्हारा सीनियर ब्रदर सन ऑफ गॉड था, फिर आकर उसने गिव अप क्यों कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि सन ऑफ गॉड बनने के लिए उसने जरूर से चीटिंग की होगी। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाता है शाओयिन, जिसको देखकर प्रिंस चू ये कहने लगता है कि शाओयिन, क्या तुम भी यहाँ पर अपनी पावर्स को आजमाना चाहते हो? शाओयिन खुद भी ये सोच रहा था कि उसको एक मौका चाहिए, ताकि उसने अपनी पावर्स को जितना भी गेन किया है वो सबके सामने साबित भी कर सके। जिसके लिए सिस्टम उसको ये बताता है कि तुम्हारे पास में अभी एक बहुत ही अच्छा मौका भी है, जिसके बदले में तुम्हें काफी सारे नए रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। शाओयिन खुश होते हुए ये कहने लगता है इस तरीके से इन फ्यूचर उसको कभी भी पावर्स की कमी नहीं होने वाली। जहाँ पर तभी लिन शाओया शाओयिन से ये कहने लगी थी कि जाइए और इन सभी के सभी लोगों को दिखा दीजिए अपनी असली पावर। शू भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब शाओयिन उसी स्टोन के सामने पहुंच जाता है और तुरंत ही प्रिपेयर करने लगता है अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को, जिसको उसने उस स्टोन के ऊपर जैसे ही हिट किया था तो वह नाटक करने लगता है जैसे कि उसको चोट लग गई हो। उसने यहाँ पर मौजूद लोगों को जब बेवकूफ बनाया था, तो उसकी वजह से उसको 3 गुना ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। वो खुद भी ये सोच रहा था कि वाकई में उसने एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। प्रिंस चू से ये कहता है कि ऐसा करने की वजह से तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन शाओयिन ने जो यहाँ पर अटैक किया था, अब उसकी वजह से उसकी जो कॉम्बैट पावर दिखाई जाती है वो पहुंच चुकी होती है पर्पल गोल्डन लाइट तक, यानी कि वो क्रॉस कर चुका है अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को। जो नजारा देखकर ही यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक रह गए थे। प्रिंस चू को तो यकीन में नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने ट्रेनिंग करना केवल 1 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था, और आखिर इसके पास में इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है। अभी सिस्टम की तरफ से उसको एक और नया टास्क भी दिया जाता है, इसको अगर उसने पूरा कर लिया तो उसको
और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। शाओन ये सोचने लगता है कि इसके लिए अब उसको अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। जहाँ पर तभी इसके पास में लिन शाओया आती है और ये कहने लगती है कि मुझे तो पता ही था मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जब प्रिंस जू यहाँ पर शाओयन के पावर लेवल को देखने लगा था तो उसको अपनी औकात भी पता चल चुकी थी कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ लिन शाओया अब यहाँ पर प्रिंस जू से ये कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे भाई को चीटर बोलने की। यहाँ पर मौजूद लोग ये कहने लगते हैं कि अभी इस बंदे को ट्रेनिंग किए हुए केवल एक ही दिन हुआ है और फिजिकल ट्रेनिंग के इस लेवल पे पहुंच पाना ये तो नामुमकिन है क्योंकि शाओयन की कॉम्बैट पावर पहुंच चुकी होती है 100,000 पर। लिन शाओया ये बताने लगती है कि मेरा बिग ब्रदर पहुंच चुका है एक ही दिन के अंदर बॉडी रिफाइनिंग रियल में। तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसे जीनियस के सामने तुम लोगों को झुक के रहना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि लिन शाओया को धक्का मारते हुए उसको रास्ते से हटा देता है, जिसकी वजह से शाओयन उससे गुस्से के साथ में कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये करने का मतलब क्या समझूं। तो प्रिंस जू ये कहता है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर कुछ ज्यादा ही बकवास करती है, उसे हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। शाओयन उससे कहता है कि देखो चाहे डिसिप्लिन हो या चाहे और कुछ भी हो मैं उसको सिखा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है और अगली बार से अपने हाथों को जरा संभाल के रखना। जब शाओयन यहाँ से जाने लगता है तो प्रिंस जू उसको रोकता है और ये कहता है कि वैसे मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सलाह है। देखो तुम ऑलरेडी सन ऑफ गॉड की पदवी को गवा चुके हो, ये छोटी मोटी ट्रिक्स को यूज करते हुए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे स्टार पवेलियन के अंदर। मैं वहाँ पर देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में और कौन सी ट्रिक्स होंगी मुझे दिखाने के लिए। जहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है उसका मजाक उड़ाते हुए, ये भी कहते जाता है कि अच्छा होगा अगर तुम दोनों ही अपना ध्यान रखो। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लिन शाओया और शाओयन दोनों को ही जाते हुए दिखाया जाता है स्टार पवेलियन के अंदर। और ये स्टार पवेलियन अंदर से देखने में बहुत ही ज्यादा मजेस्टिक भी फील होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग किसी और ही दुनिया में आ गए। यहाँ पर आकर लिन शाओया कहने लगती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी तक उस लेवल पर आई भी नहीं हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पर कोई काम हो। जिस बात पर एक बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि शायद तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, क्योंकि इस स्टार पवेलियन को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सुप्रीम एल्डर्स के द्वारा। लेकिन हमें क्या चूज करना है इसका डिसीजन हमें खुद ही लेना होता है। जैसे यहाँ पर लिन शाओया से ज्यादा बातें करने लगता है तो शाओयन तुरंत ही उससे कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसकी बेइज्जती होने की वजह से वो बंदा तुरंत ही चला जाता है। लिन शाओया कहती है कि ब्रदर वैसे तुम्हें उसके बारे में पता कैसे था। तो शाओयन कहता है कि मैं किसी की भी शक्ल को देख के बता सकता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर आवाज आने लग जाती है एल्डर्स की, जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ के रिजल्ट्स को बहुत ही जल्द अनाउंस किया जाएगा। यहाँ से कुछ स्टार्स नीचे आएंगे तो सभी लोगों को अपने अपने लिए चूज करना होगा और जो भी बुद्धिमत्ता से काम लेगा बेशक उसको विजय प्राप्त होगी। और यहाँ पर ये जो एल्डर्स होते हैं वो पावर्स को परखना चाहते थे शाओयन की, क्योंकि शाओयन की जो अचीवमेंट्स है वो अभी तक किसी के अंदर भी नहीं देखे गए। जैसे कि एल्डर टियान हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि स्टार पवेलियन का एल्डर होने की वजह से बेशक मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा शाओयन ही जीते। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है, जिसका असल में हमें नाम बताया जाता है एल्डर टियानी, जो कि पावर्स के मामले में पहुंच चुके होते हैं हेवन रियल्म के हाफ स्टेप में। इनकी प्रैक्टिस करने की स्पीड को देख के हर कोई हैरान है और बेशक वो रोल मॉडल बनने के लायक हैं इस पूरी जनरेशन के लिए। टियानी के जैसा एल्डर कल्टीवेटर कोई भी नहीं है। टियानी सामने आते हैं और वो ये कहने लगते हैं मैं भी ये देखने आया हूँ कि इन सभी स्टूडेंट्स में कौन सबसे काबिल है। हाल ही में मैंने किसी का नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं वो कितना काबिल होगा। इसकी बातों पर एम्परर टियान तो ध्यान भी नहीं देते। टियान ये मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि 100 साल के बाद हमारे बीच से कोई चला जाएगा। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि अगर तुम अपनी बकवास कर चुके हो तो यहाँ से जा सकते हो। जिस मोमेंट पर तभी लिन शाओया के लिए एक स्टार को नीचे भेजा जाता है। इसके अंदर उसको एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि होता है एक फर्स्ट क्लास का अमेजिंग रिवॉर्ड। इस पर हंसते हुए प्रिंस जू कहने लगता है कि तुम इतने में ही खुश हो गई। जिस मोमेंट पर तभी प्रिंस जू के लिए भी भेजा जाता है एक स्टार पर्ल को, जिसको वो कैच करता है और उसके अंदर उसको मिल जाती है एक बहुत ही अमेजिंग पावर। जो चीज देख के प्रिंस जू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि प्रिंस जू ने प्राप्त कर ली होती है एक सुपर लेवल की अचीवमेंट। इसकी वजह से अब ये कहा जाता है कि ये बंदा अब बन चुका है पूरी एकेडमी में नंबर 1। जो अब यहाँ पर शो ऑफ करते हुए कहने लगता है कि देख लो जरा ध्यान से, मेरे पास में भी अब आ चुका है सुपर रिकॉर्ड। इस बात के बारे में दो एल्डर्स बता रहे होते हैं एल्डर टियानी को। हमारे बीच में प्रिंस जू के जैसे काबिल डिसाइपल्स भी हैं, जिनका फ्यूचर भी सेट है और उनकी पावर्स भी बहुत ही कमाल की हैं, कि असल में प्रिंस जू डिसाइपल होता है मास्टर टियानी का। टियानी कहने लगता है कि ये दुनिया कभी भी मेरे जैसे सेंट को नहीं देखेगी, कि मेरे जैसा मास्टर आज तक कभी हुआ ही नहीं। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।